वर्तमान में कोयला तो हम खनन के ला रहे हैं, लेकिन इसके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट भी है, हमारा खेती का वेस्ट है, हमारा पराली, जिसको हम बोलते हैं कि जो पराली हमारी जल रही है, वो जल रही है, ये हम लोग सबको दिख रहा है, लेकिन उसको सही जगह लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड 18,56,000 मेट्रिक टन पैलेट हमारी एनटीपीसी में कहां से कोयला ज्यादा मिल सकता है, वहां पर सबसे ज्यादा प्लांट लगे। जैसे एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और महाराष्ट्र, इन तीनों में देखा जाए तो प्लांट, ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो ब्लिंकिट से, स्विगी से, जोमेटो से या जेप्टो से नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको किसान से डायरेक्ट डील, ऐसे बड़े मेट्रो शहर जो देखे 50 से ऊपर जो है, इन सब की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ टन सालाना। मैं आपको ऐसा प्लांट दिखाना चाह रहा हूं जो कि वर्सटाइल है, एक ऐसा प्लांट जिससे कि हम किसी भी तरह के रॉ मटेरियल से पहले आपको नॉन टॉरिफाइड प्लांट दिखाया, बाद में टॉरिफाइड प्लांट दिखाया, 6 महीने बाद हो सकता है कि पहले मैं इस प्लांट को दिखाऊं। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल जैन, डायरेक्टर प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप सबका इस लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जब इस वेबिनार में जुड़े हैं, आप सबका मकसद है कि एक नए बिजनेस के बारे में पता करना, एक ऐसा बिजनेस जिससे कि हम लोग वेस्टेज यानी कि फसल का अवशेष, खेती का कचरा या हम कहें इंडस्ट्रियल का कचरा, जो हमारा इंडस्ट्री का कचरा है, इन सबको एक पैलेट में कन्वर्ट कर पाए, एक ऐसे जलाऊ पैलेट के अंदर कन्वर्ट कर पाए जिससे हम हमारी भारत सरकार की कोयले पे जो निर्भरता है, खनन पर जो निर्भरता है, को कम कर पाए। ऐसे बिजनेस के बारे में मैं आधा घंटा बोलने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा, उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। दोस्तों, अगर मैं आपको एक्चुअल डाटा शेयर करूं, इस समय भारत सरकार का जो डाटा आया है इस पूरे साल के अंदर, यानी कि सरकार ने जो 2024-25 का डाटा डिक्लेयर किया है, अभी 25-26 चालू हो गया, उसके अंदर सरकार ने कहा है कि हमने 114 करोड़ टन जो है कोयला धरती का खनन करके निकाला है। और इस 114 करोड़ टन का भी जो डाटा सरकार ने दिया है कि भैया 70% जो है आपका सीधे थर्मल प्लांट को जा रहा है। 70% मतलब हो गया 77 करोड़ टन कोयला जो है आपका वो थर्मल प्लांट को जा रहा है, और बाकी जो हमारा है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम, या हमारा डोमेस्टिक यूज के लिए जा रहा है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब सरकार का कहना है कि 77 करोड़ टन जो डाटा है हमारा, वो जा रहा है हमारा कोयले प्लांट को, थर्मल प्लांट को। और ये जो डाटा है, इसके बेसिस पे सरकार एक और स्कीम लेकर आई है। सरकार चाहती है कि कोयले को तो हम एक्सपोर्ट कर दें और थर्मल प्लांट की हमारी जो निर्भरता है उसको कम करा जाए, क्योंकि वर्तमान में कोयला तो हम खनन के ला रहे हैं, लेकिन इसके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट भी है, हमारा खेती का वेस्ट है, हमारा पराली जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि खेतों में पड़ा है, जल रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, और किसान उसको बेचारा डिस्पोज करने के लिए तरस रहा है। और हमारी जब डिस्पोज करने के लिए उसमें आग लगाता है, जब पराली को जलाता है, तो हालत ये होती है कि दिल्ली, पंजाब हरियाणा के अंदर जब पराली जलती है, यूपी के अंदर पराली जलती है, उसका जो हवा है वो आ रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर उससे इतना पोल्यूशन हो रहा है कि जिसकी वजह से दिल्ली का AQI जो है वो करीब जो है वो 500 क्रॉस कर रहा है, यानी कि AQI इंडेक्स की वजह से वहां पर दम घुट रहा है। दोस्तों, इस सारी चीजों को मैंने अभी एक लाइन में बोलने की कोशिश की, सबको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फसल का कचरा जल रहा है, सड़ रहा है, उसका कारण ही है कि मैन पावर नहीं है, और दूसरा हमारे किसान के पास में दो खेतियों के बीच में, खरीफ और रबी के बीच में गैप नहीं है, और गैप ना होने की वजह से उसके पास एक विकल्प बचता है, लेबर ना होने की वजह से उसके पास जो विकल्प बचता है वो है इसको आग लगाना। आग लगाने के बाद इससे न केवल वायुमंडल के अंदर ऊष्मा बढ़ती है, बल्कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन जैसी हानिकारक गैसेस भी वायुमंडल के अंदर आती है, जिससे जानवरों पर और साथ साथ हमारी ह्यूमन लाइफ पे भी प्रभाव पड़ रहा है। और आप देखिए, पंजाब हरियाणा के अंदर जब कईयों लाखों करोड़ों मेट्रिक टन जब पराली जलती है, जल रही है कईयों सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से जल रही है, तो उसका कितना इंपैक्ट होता है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस पराली को हम जला रहे हैं, यानी कि जो पराली हमारी जल रही है, वो जल रही है, ये हम लोग सबको दिख रहा है, लेकिन उसको सही जगह क्यों नहीं जला रहे, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर पराली को वहां ना जला करके हम अपने बॉयलर में, थर्मल प्लांट में जलाएं, तो उससे कितना इंपैक्ट आ सकता है, यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है कि जलाएं तो सही, लेकिन सही जगह जलाएं। जलना जरूर है, लेकिन सही जगह जलाएं, और ऐसी जगह जलाएं जिससे कि हम अपने नेशन की कोयले के ऊपर जो निर्भरता है, खनन के ऊपर जो निर्भरता है, उसको कम कर पाएं। और दोस्तों, इसी मिशन का नाम है बायोमास पैलेट मिशन, जिसको कि अभी सरकार NTPC के साथ मिलकर चला रही है। सरकार यानी कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने सन 2018 में इस पर रुझान लाया, और 2018 में सरकार ने 2 पॉलिसी लाई, एक तो सतत पॉलिसी, एक समर्थ पॉलिसी। सतत पॉलिसी कहती है कि जितना भी हमारा पराली है, जितना भी हमारा वेस्टेज है, इन सब से एक जलाऊ गैस बना सकते हैं। और समर्थ पॉलिसी कहती है कि इन ही जलाऊ वेस्टेज से हम एक जलाऊ पैलेट बना सकते हैं, और इस पैलेट से हम लोग कोयले पर निर्भरता कम कर सकते हैं। और इस मिशन का परिणाम ही है दोस्तों, आज वर्तमान में 2025 की हम जब 22 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में 22 लाख मेट्रिक टन पैलेट जल चुका है पिछले 3 साल के अंदर। मिशन तो अक्सर करके 2018 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2019 में या 20 में जब इसको धरातल पर आना था,
उसी दौरान कोविड काल हुआ और कोविड काल के अंदर 2 साल के लिए सारी चीजें रुक गई। उसके बाद 2021 से सारी चीजें रीसेट हुई और 2021 22 22 23 23 24 और 24 25 4 साल इसमें हुए। पहले साल 2021 22 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 30 से 50 हजार टन इनको मिला, दूसरे साल के अंदर 1 लाख टन मिला, तीसरे साल के अंदर 3 लाख टन मिला और लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 24-25 की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर रिकॉर्ड 18,56,000 मेट्रिक टन पैलेट हमारी एनटीपीसी ने कलेक्ट किया। और इन सब में बात यह है, इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं 77 करोड़ टन की या 70 करोड़ टन की कोयला जो कि थर्मल प्लांट में लग रहा है, उस कोयले के सामने अगर हम देखें तो सरकार ने मैंडेट लेकर आया है कि थर्मल प्लांट को अपने कोयले की निर्भरता 5 से 7% कम करनी पड़ेगी। ये पहले इनिशियली जो था 2021 में ये 3% था, लेकिन वर्तमान रूल के हिसाब से 5 से 7% कम करना पड़ेगा। अभी एज ऑफ दिस टाइम सरकार कहती है 5% कम करना पड़ेगा। तो 70 करोड़ टन का 5% मतलब 3.5 करोड़ टन पैलेट की आवश्यकता वर्तमान में है, जब तक कि हमारे सारे थर्मल प्लांट लेना चालू कर देते हैं। और 3.5 करोड़ टन को जो हम डिवाइड करते हैं 350 दिन से, साल के अंदर 350 दिन से, तो ये रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है हमारी 1 लाख टन। और अभी तक का जो मैंने डाटा बताया 22 लाख टन पैलेट ही 3 साल में इकट्ठा हो पाया है, यानी कि 3 साल में हम सिर्फ 22 लाख टन यानी कि 22 दिन का ही पैलेट इकट्ठा कर पाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कितना बड़ा गैप है। ये खाई है, लेकिन इस खाई को पाटने के लिए हमें हमारे इस पूरे सिस्टम के जो 3 अंग हैं, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन और सेल्स, तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जब हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए तो सेल्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे एनटीपीसी हैं पूरे, उन सबको धीरे धीरे सिस्टम पाना है। एनटीपीसी का अगर देखा जाए वर्तमान में 22 से 23 उनके खुद के प्लांट हैं और उसके बाद उनके पास कुछ गैस बेस्ड प्लांट भी है और बाकी 22 से 25 प्लांट उन्होंने एमओयू करके ले रखे हैं, प्राइवेट सिस्टम से ले रखे हैं। ऐसा करके एनटीपीसी के बाद देखा जाए 50 से 55 उनके खुद के प्लांट है, पूरे भारत में उनके प्लांट प्रेजेंट है। मुख्यतः इनके जो प्लांट है वो हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, एमपी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, गुवाहाटी, उड़ीसा और अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर साइड में इनके मैक्सिमम प्लांट है। और इन सब का कारण रहा कोयले की, जो कहां से कोयला ज्यादा मिल सकता है वहां पर सबसे ज्यादा प्लांट लगे, जैसे एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और महाराष्ट्र, इन तीनों में देखा जाए तो प्लांट सबसे ज्यादा लगे, सबसे ज्यादा कोयले के बेस पर प्लांट लगे। और अब जो माहौल बन रहा है जिस हिसाब से देख रहे हैं हम, उस हिसाब से आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर एक दौड़ लगी हुई है कि किस तरह से हम अपनी निर्भरता कोयले के ऊपर कम करें। पिछले दिनों आपने सुना होगा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम लोग ऐसी पावर बना रहे हैं जिसके अंदर हमारा कोयले का यूज ही नहीं है, वी आर कोयला फ्री, वी आर कोल फ्री। एंड तभी से पूरे नेशन जितने भी हैं सबके ऊपर प्रेशर आ गया कि या तो हम सोलर से बनाएं, विंड से बनाएं, हाइड्रो से बनाएं या फिर हम बनाएं तो एटॉमिक से बनाएं, लेकिन कोयले से निर्भरता कम करें। और सरकार भी इसी मिशन पर लग पड़ी। इसी का परिणाम है कि 5 से 7% का मैंडेट आया और उसमें से अभी वर्तमान में 30 लाख टन के टेंडर निकल चुके हैं और 30 लाख के टन के सामने 3 साल के अंदर हमको 22 लाख टन पैलेट मिल पाया है, यानी कि एक लंबा गैप बाकी दोस्तों। और इस सब के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे किस तरह से करेंगे इसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। अक्सर करके मेरे सामने क्वेश्चन डालते हैं लोग कि सर प्लांट कहाँ लगाएं, प्लांट कहाँ लगाएं जहां पर उपभोक्ता है या जहां पर बायोमास मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका एक बहुत बढ़िया सा जवाब है कि प्लांट हमको वहां लगाना है जहां पर हमको बायोमास मिल रहा है। क्योंकि अगर हम मान के चले एग्जांपल के रूप में देखा है, दिल्ली और अंबाला को पकड़े, दिल्ली से अंबाला की दूरी जो है 250 किलोमीटर है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम प्लांट दादरी में लगाएं, दिल्ली के पास में दादरी है, दादरी में एक थर्मल प्लांट है, या प्लांट हम अंबाला में लगाएं। इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर आपको सुनना पड़ेगा। अगर मैं अंबाला में लगाता हूं तो मुझे रॉ मटेरियल काफी मिल रहा है। अंबाला के 50 किलोमीटर की दायरे के अंदर पटियाला आ गया, राजपुरा आ गया, चंडीगढ़ आ गया और मोहाली आ गया, डेरा बस्सी, पठाना सब कुछ आ गया और यहाँ पर काफी मात्रा में हमको पराली मिल सकती है। वहीं पर मैं दादरी की बात करूं, दादरी के आसपास मुझे पराली नहीं मिलेगी। अब सब्जेक्ट ये है कि प्लांट कहां लगा जाए। तो दोस्तों अगर मैं प्लांट अंबाला में लगाता हूं और वहां से पैलेट भर करके मान लीजिए दादरी भेजता हूं, तो मुझे एक 14 चक्का गाड़ी, आप समझते हो ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर 14 टायर की जो गाड़ी है उसके अंदर 35 टन मेरा पैलेट आ जाएगा और 35 टन पैलेट को वहां से यहां तक भेजने के लिए मुझे 80 पैसा प्रति किलो का खर्चा आएगा या 60 पैसा प्रति किलो खर्चा आएगा, मैक्सिमम 1 रुपए प्रति किलो खर्चा आएगा, जिससे मैं अंबाला से दादरी पैलेट दे दूंगा। लेकिन 14 चक्का गाड़ी जो सबसे बड़ी गाड़ी है उसके अंदर 35 टन पैलेट आ जाएगा। लेकिन वही काम अगर मान लो उल्टा होता, मैं प्लांट लगाता दादरी में, रॉ मटेरियल आता मेरा अंबाला से, तो क्या होता, उस 14 चक्का गाड़ी के अंदर अगर मैं पराली को भेजता दोस्तों तो पराली उसके अंदर आती 6 से 7 टन और 6 से 7 टन माल को अगर मैं 14 चक्का गाड़ी में बेचता जिसका कि फिक्स लोड होता है 35 टन का, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती 3 से 3.5 रुपए, 4 रुपए। इसका मतलब जो मेरा पराली है जो 1.5 रुपए का आ रहा है वो मुझे
एट अपने जो प्लांट पर पहुंच के, दादरी प्लांट पर पहुंच के मुझे पड़ता है 5 रुपए का, और उसको कन्वर्ट करने का जो चार्जेस है 3 रुपए का, वो अलग से। इसका मतलब लॉस का सिस्टम होता। दोस्तों इससे ये चीज तो निकल कर आई है कि प्लांट वहां लगेंगे जहां पर बायोमास है, क्योंकि हम बोल रहे हैं बायोमास जहां पर है वहां प्लांट लगेंगे। इसका मतलब ये बिजनेस है गांव की तरफ चलने का, शहर से गांव की तरफ रुख करना है तो इस बिजनेस को लगाना है। इसीलिए हम आह्वान करते हैं कि जिन जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है उन सबको गांव की तरफ जाना पड़ेगा। ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो ब्लिंकिट से, स्विगी से, जोमेटो से या जेप्टो से नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको किसान से डायरेक्ट डील करना पड़ेगा, और किसान का जो फसल है, फसल का अवशेष है, उसको उस जगह पर ही उसको प्रोड्यूस करके पैलेट में कन्वर्ट करके आपको शहर क्षेत्र में या 300 किलोमीटर दायरे में बेचेंगे, तो जाकर के आपका सिस्टम चल पाएगा। इसीलिए ये सिस्टम शहर से गांव की तरफ चलने का है, ये एक बात समझ लीजिए। दूसरा, हम कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैं अमूमन आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा, बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया एक बताइए कि हमको एनटीपीसी क्या रेट देगा। एनटीपीसी का जो फिक्स रेट है दोस्तों, 1000 जीसीबी के लिए एनटीपीसी देता है 2 रुपए 32 पैसा। यानी कि अगर आपके पैलेट के अंदर 3000 जीसीबी आ रहा है तो आपको 7 रुपए मिलेगा, और 4000 जीसीबी आ रहा है तो 9 रुपए या 9.5 रुपए मिल सकता है। ये एनटीपीसी का फिक्स रेट है। एनटीपीसी कहता है कि भैया हमसे 4000 जीसीबी का माल डाल के हम पे एहसान मत कीजिए, हम उसके लिए कोई अतिरिक्त नहीं देंगे, और 3000 से नीचे 2800 जीसीबी को माल देते हैं तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, आप वापस ले जाइए। इसीलिए 3000 से 4000 का दायरा पकड़ चलिए एनटीपीसी के साथ काम करना। तो क्वेश्चन ये आता है कि एनटीपीसी 3000 से 4000 के बीच में अगर बात करें, 4000 जीसीबी को 9 रुपए दे रहा है, वहीं पर ओपन मार्केट यानी कि शहरी मार्केट उस ही 4000 जीसीबी का आपको 12 से 13 रुपए दे रहा है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ जीसीबी एक निर्णायक फैक्टर है जिससे कि पेमेंट होगी? नहीं, हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जब पैलेट सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं तो हमें 3 चीज पे काम करना है। पहला है उसकी जीसीबी यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मांक। दूसरा हो गया उसका ऐश कंटेंट यानी उसके अंदर राख कितनी बन रही है, और तीसरा हो गया उसका मॉइस्चर कंटेंट यानी कि उसके अंदर कितनी नमी है। इन तीनों सिस्टम पे काम करना है, और ये भी समझना है कि ओपन मार्केट और हमारा जो एनटीपीसी है दोनों का यूज पैटर्न कैसा है। तो अक्सर देखा जाए दोस्तों तो 2 तरह से पैलेट को यूज करते हैं। पहला है एनटीपीसी जो कि 5% या 7% कोयले के साथ में पैलेट को मिक्स करेगा। उस पैलेट को मिक्स करेगा जिसके अंदर जीसीबी 3 से 4000 जीसीबी की है। उस पैलेट को मिक्स करेगा जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 14% से कम है। उस पैलेट को मिक्स करेगा जिसके अंदर ऐश कंटेंट है, राख की मात्रा 15 से 20% है। उस पैलेट को ये लोग मिक्स करते हैं 5% के आसपास या 7%, और उसके बाद उसको फाइनल ग्राइंडिंग करके टेल्कम पाउडर जैसे पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। उससे ये लोग जलाते हैं बर्नर, उससे बनती है स्टीम, स्टीम से बनता है टरबाइन, टरबाइन घूमता है, टरबाइन से बनती है पावर। ये एनटीपीसी, जिसमें कि पैलेट को वाकई में चूरा ही करना है, पूरा नहीं करना है। और इसीलिए एनटीपीसी कहता है कि भैया हमारे कोयले में तो हमको 35-40% राख मिलती है, आप हमको 15 से 20% दे दो। हमारे कोयले में हमको 14% तक की मॉइस्चर मिलती है, आप हमको 14% दे दो। जीसीबी हमको कोयले में जरूर है 2800 से 3000 मिलती है, लेकिन आप हमको 3000 से ऊपर यानी कि 3200, 3300, 3400 से लेकर 4000 तक दे दो। इसीलिए एनटीपीसी के सामने अगर बात करें तो एनटीपीसी तो परेशान है राख से, राख के उठाने से। इसीलिए उनको जब राख ही 15-20% कम मिल रही है और साथ साथ जीसीबी उनको 200-300 पॉइंट ज्यादा मिल रही है, मॉइस्चर उनको बराबर मिल रही है, तो इसीलिए एनटीपीसी कहता है कि भैया हमको पैलेट जला का फायदा ही है, हमको 10% का मुनाफा है। और इसीलिए एनटीपीसी जो है 3 से 4000 के रेंज में पैलेट को ले रहा है। बशर्ते अगर 4000 जीसीबी आती है तो 9 से 9.5 रुपए को देना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर मैं बता दूं, खनन से जो कोयला आ रहा है उसके अंदर जो हार्डली जीसीबी मिलती है वो 2800 से 3000, 3200 तक मिलती है। इसलिए 4000 जीसीबी का पैलेट भी एनटीपीसी के लिए फायदेमंद है। दूसरा दोस्तों, अब यही एक बात हम समझ लिए कि एनटीपीसी क्यों दे रहे हैं, अपन को 9 से 9.5 रुपए दे रहा है। वहीं पर ओपन मार्केट की बात करें, शहरी मार्केट की बात करें, तो शहरी मार्केट के अंदर आपने दोस्तों देखा होगा कि पूरे भारत की इंडस्ट्री को अगर हम देखा जाए तो पूरे भारत की इंडस्ट्री में 2 तरह से काम होता है। या तो वहां पर पैलेट को बॉयलर में जलाते हैं, उससे स्टीम पैदा होती है, या दूसरा इनके यहाँ फर्नेस होगा, फर्नेस के अंदर वो लोग कोयले को जलाएंगे, उससे भट्टी जलाएंगे और उसका कोई ना कोई कुकिंग का प्रोसेस करेंगे। इसका मतलब 2 तरह से पैलेट को यूटिलाइज हो रहा है, 2 तरह से हमारे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में काम हो रहा है। और मोस्टली जो फ्यूल शहरी क्षेत्र में यूज हो रहे हैं वो है एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल। ये सारे तरह के जो फ्यूल है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। समझ की बात ये है कि भैया 4 तरह के फ्यूल यूज हो रहे हैं, इनके सामने पैलेट कैसे टिकेगा, तो हम समझ लेते हैं। अभी आपने मेरे सिस्टम से जुड़ने से पहले तो समझ लिया होगा कि पैलेट की जो मार्केट के अंदर कीमत है, शहरी मार्केट के अंदर कीमत है, वो 12 से 13 रुपए है, 4 से 4.5 जीबी की। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो कस्टमर शहरी क्षेत्र में बैठा है, जो कि वाकई में एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस यूज कर रहा है, वो कैसे इससे बेनिफिटेड हो सकता है। तो इसको यूज समझिए कि जो आदमी एलपीजी यूज कर रहा है दोस्तों, एलपीजी आती है 100 रुपए की, एनर्जी आती है उसके अंदर 12,000, 100 रुपए किलो, 12,000 एनर्जी,
उतनी ही एनर्जी अगर हम बात करें तो 4000 कैलोरी मिलती है, उसके लिए हमको देने पड़ते हैं 12 रुपए पैलेट के अंदर। 12 रुपए 4000 कैलोरी। और अगर हम एलपीजी के बराबर की एनर्जी चाहिए हो, यानी कि 12000 चाहिए हो, तो हमको 3 किलो पैलेट जाना पड़ेगा। 12000 डिवाइड बाय 4000, 3 किलो पैलेट जलेगा, और 3 किलो पैलेट की कीमत होगी 12 गुणा 3 यानी 36 रुपए। मसलन जो काम आपका 100 रुपए 110 रुपए में हो रहा है, वो आपका काम होगा 36 रुपए में। एलपीजी के बाद में हम बात करते हैं डीजल और सीएनजी की। डीजल सीएनजी दोनों की रेट लगभग 90 रुपए के आसपास है। एनर्जी दोनों से मिलती है 8800 एनर्जी प्राप्त करने के लिए पैलेट की बात करें तो 8800 डिवाइड बाय 4000 लगभग हमको 2 से 2.25 किलो पैलेट की आवश्यकता पड़ेगी, और 2 से 2.25 किलो पैलेट की कीमत हो गई 12 गुणा 2 से 2.25 रुपए, यानी कि 30 रुपए के आसपास हो गई। इसका मतलब जो काम 90 रुपए में हो रहा हो 30 रुपए में हो जाएगा, सेम फर्नेस ऑयल के साथ में। इसका मतलब दोस्तों जो सबसे महंगे फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स हमारे जो है, जो कि आयात हो रहे हैं, जो कि बाहर से खरीद के लाए जा रहे हैं, सऊदी अरब, हम यूएई से लेकर आ रहे हैं, रशिया से लेकर आ रहे हैं, उन सब के सामने हमारी जो पैलेट की कीमत है वो 1/3 रह जाती है, 1/3 रह जाती है। इसीलिए पूरे शहरी क्षेत्र के अंदर जो प्रचलन चल पड़ा है, वो चल पड़ा है कि आप अपने गैस के बर्नर, एलपीजी के बर्नर, डीजल के बर्नर को हटाइए, उसकी जगह पैलेट बर्नर को लगाइए, और पैलेट बर्नर को लगा करके 1/3 कॉस्ट सेविंग कर लेंगे। जब बस थोड़ा सा इसके अंदर आपको शुरुआत में पैलेट बर्नर की कॉस्टिंग आएगी, लेकिन अगर आप इस सिस्टम को अपना लेते हैं तो उस पैलेट बर्नर की कॉस्टिंग भी 4 से 5 महीने, 6 महीने के अंदर उस पैलेट बर्नर की कॉस्टिंग निकल कर आ जाती है। इसीलिए दोस्तों पूरे शहरी क्षेत्र के अंदर तहलका मचा हुआ है। और हम बात करें शहरी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र दिल्ली एनसीआर, जिसके अंदर हम बोलते हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, और इसके बाद हम बात करते हैं बहादुरगढ़, कुशीकला, मथुरा, बुलंदशहर, खुर्जा। इन सब के अंदर अगर देखा जाए, एंटायर पूरे एनसीआर के अंदर देखा जाए तो एंटायर एनसीआर के अंदर जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो 2500 टन पर डे की आ रही है, जबकि ओनली 5 से 10% लोगों ने ही वहां पर अपने फॉसिल फ्यूल से पैलेट पर शिफ्ट हुए हैं। जिस दिन ये लोग 70% शिफ्ट हो जाएंगे, उस दिन दिल्ली एनसीआर के अंदर रिक्वायरमेंट जो है 10 से 15,000 टन हो जाएगी। ये आंकड़े हैं जो कि सब जगह अवेलेबल है, मैं सिर्फ आपको इकट्ठा कर दे रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो जिस तरह से मैंने बोला कि एनटीपीसी के अंदर रिक्वायरमेंट 3.5 करोड़ टन सालाना है, यानी 1 लाख टन पर डे की है, उसी तरह से अगर शहरी क्षेत्र के मार्केट को हम कैलकुलेट करें, जिसमें दिल्ली एनसीआर हो गया, पुणे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, हमारा अगर बात करें अहमदाबाद हो गया, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, कलकत्ता हो गया, ऐसे बड़े मेट्रो शहर जो देखे 50 से ऊपर जो है, इन सब की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ टन सालाना की है। और ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इसको पूरा करने के लिए हम सबको मैसिवली काम करना पड़ेगा। जहां पर हम बात करते हैं एनटीपीसी की, तो सबसे प्रमुख जो रॉ मटेरियल है वो है पराली, और पराली हमारी 5 तरह की होती है, धान की पराली, सोयाबीन की पराली, सरसों की पराली, कॉटन यानी कपास की पराली, और गन्ना पत्ती की पराली। धान की पराली से हमको 3200 जीसी मिलती है, सोयाबीन, सरसों और कपास की पराली से हमको 3500 से 3600 जीसी मिलती है, और हम गन्ना पत्ती की बात करें हमको 3400 जीसी मिलती है। तो ये 5 तरह की पराली तो हो गई हमारे एनटीपीसी को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एच कंटेंट ज्यादा है। और वहीं पर हम बात करें शहरी क्षेत्र के अंदर, अगर बात करें किससे हम पैलेट बना सकते हैं, तो वो हो गया लकड़ी, यानी कि लकड़ी का बुरादा लकड़ी, मूंगफली का छिलका, कोकोनट शेल यानी कि हमारा नारियल का जो शेल हो गया, टेंडर कोकोनट, जो नारियल का पानी पीकर हम फेंक देते हैं, उससे हो सकता है। या हम बात करें मक्के का भुट्टा हो सकता है, बैम्बू पाउडर हो सकता है, या हम बात करें पाइन नीडल्स, जो शहरी जो आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाइन की नीडल होती है, पाइन के पेड़ होते हैं, उनकी छोटी छोटी पतली पतली टहनियां होती है, उससे हो सकता है। इन सब से हम ऐसा पैलेट बना सकते हैं जिसके अंदर 3 से 4% ऐश हो, 6 से 7% मॉइस्चर हो, 4 से 4,500 जीसी भी हो, और हम आराम से शहरी क्षेत्र के अंदर 12 से 13 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस समझने की बात है कि आपको किस क्षेत्र में काम करना है। अगर आप वाकई में ऐसे क्षेत्र में जहां बायोमास अवेलेबल है, तो आप बेशक बायोमास पर काम कीजिए, उससे बने हुए पैलेट को एनटीपीसी दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र के आसपास के ऐसे एरिया इलाके में है जहां लकड़ी काफी अवेलेबल है, मूंगफली का छिलका है, नेपियर है, बैम्बू पाउडर है, या आपको बात करें तो जो पाइन नीडल्स हैं, ऐसे रॉ मटेरियल जिसके अंदर 3 से 4% एच आ रही है, 6 से 7% मॉइस्चर आफ्टर प्रोसेसिंग आ रही है, और जीसी भी 4 से 4.5 आ रही है, 12 से 13 पर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपको काम क्या करना है, कहां पर आप विद्यमान है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों। इसको आपको तुरंत डिसाइड करना है, इससे आपको पता लग जाएगा। यहां तक हम अपना एक पक्ष जो है कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा बात है दोस्तों, यूजेस कहां पर होंगे, यानी पैलेट बनकर उसको बेचेंगे कहां पर। तो बेचने के बाद 5 सिस्टम आपको बताता हूं। पहला सिस्टम मैंने आपको बताया एनटीपीसी, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पीएसयू कंपनी। जैसा मैंने बताया 3 करोड़ 50 लाख टन की आवश्यकता, 1 लाख टन पर डे की आवश्यकता, 3 से 4,000 जीसीबी का उनको पेमेंट देना होता है। 3,000 जीसीबी का 7 रुपए, 4,000 जीसीबी का 9 रुपए, फिक्स पैटर्न।
और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, आप बेचते बेचते थक जाएंगे। इसलिए अगर आप एग्रीकल्चर एरिया में है, गांव में है, ऐसे एरिया में जहां बायोमास है, तो आप आसानी से एनटीपीसी सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको शहरी क्षेत्र के अंदर मैंने बताया आपको कि 1 करोड़ टन सालाना की पैलेट की आवश्यकता है, और 1 करोड़ टन सालाना पैलेट की आवश्यकता है तो ये कहां पर है? शहरी क्षेत्र के अंदर है। शहरी क्षेत्र में वो हर कंपनी जो पोहा बना रही है, परमल बना रही है, लोहे की फर्नेस है, एल्यूमिनियम की फर्नेस है, या हम बात करें बर्तन की फैक्ट्री है, या कुटीर उद्योग जितने भी हो गए, लघु उद्योग जितने भी हो गए, सबको पैलेट की आवश्यकता है। और सब कहते हैं कि 4 से 4.5 जीसी का पैलेट, 3 से 4% मॉइस्चर, 3 से 4% एच, 6 से 7% मॉइस्चर का पैलेट अगर आपके पास है तो हमें दे दीजिए, 12 से 13 रुपए ले लीजिए। बड़ा मार्केट है, बेचते बेचते थक जाएंगे। तीसरा मार्केट एनटीपीसी की तर्ज पे वो प्लांट जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं। हमारे पूरे देश के अंदर कई सारे ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो अपना पावर खुद पैदा करते हैं। टाटा हो गया, आईटीसी हो गया, हम विप्रो की बात करें या अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, ये अपनी पावर खुद पैदा करते हैं। जितने भी स्टील रोलिंग मिल वाले अपनी पावर खुद पैदा करते हैं। ये सब भी बड़ी भारी मात्रा में इंपोर्टेड कोल यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों इन सबको भी एक सबसे बड़ा इनका ये है चैलेंज, ये है इंपोर्टेड कोल को खत्म करना है। अगर आपके पास पैलेट है जिसके अंदर जीसीबी 4 से 4.5 हजार आ रही है, हमसे 10 साढ़े 10 रुपए लीजिए और जितना माल उतना देते जाइए। ये सारे पावर सेक्टर का प्लांट अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर अकेले 200 प्लांट है, पूरे इंडिया के अंदर देखा जाए 1500 से ज्यादा पावर प्लांट है। बड़ा बड़ा कंज्यूमर है, इसलिए आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं। चौथा कस्टमर हो गया हमारा सीमेंट प्लांट, क्योंकि सीमेंट प्लांट की अगर बात करें दोस्तों, तो सीमेंट का एक जो बैग देखते हैं आपका, उसका आधी कीमत उसके बनाने में लगने वाले फ्यूल में खर्च होती है। यानी 300 रुपए का बैग तो 150 रुपए उसका फ्यूल में खर्च होती है। तो सीमेंट प्लांट कहता है भैया जितने भी अगर आपके पास बायोमास है, उन बायोमास को 15% मॉइस्चर से नीचे लाइए, 8 से 10 उसकी पार्टिकल साइज लाइए और हमको देते जाइए। 600 टन हो, 6000 टन हो, हम लेने को रेडी है। पूरे देश के अंदर कलबुर्गी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, सी सीमेंट, डालमिया सीमेंट और कई सारे सीमेंट प्लांट को चालू कर चुके हैं एक एक यूनिट के अंदर, और सारे ही देश के अंदर सब यूनिट में लगने वाला है। इसलिए आप तैयार हो जाइए। अगर आपके पास कोई भी सीमेंट प्लांट नजदीक में है तो आपका बड़ा बायर हो सकता है। और पांचवा सिस्टम हो गया दोस्तों, अगर आपके पास बायोमास है, आपके पास जगह है, प्लांट लगाइए, फ्रेंचाइजी पाइए। पूरे जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, आईटीसी, विप्रो और जितने भी सुनील भारती मित्तल, ये सब के सब आज की डेट में आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी है। आपको अपना रॉ मटेरियल देंगे, आपको प्रोसेसिंग करके देना है, आपको सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं जहां पर बायोमास है और आपके पास लैंड है, लैंड बैंक है, तो आप ऐसा प्लान लगा करके फ्रेंचाइज भी देकर कमा सकते हैं। तो ये 5 सिस्टम हो गए दोस्तों जिससे कि आप कमा सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि बनेगा कैसे, बनाएंगे कैसे, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बनाने के लिए मैं आपको ऐसा प्लान दिखाना जा रहा हूं जो कि वर्सेटाइल है। एक ऐसा प्लांट जिससे कि हम किसी भी तरह के रॉ मटेरियल से पैलेट बना सकते हैं। एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर हम कोई भी रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। ऐसा प्लांट दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। और इस प्लांट को दिखाने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ध्यान से देखिएगा। ये डेमो मॉडल में यहाँ पे लगाया हुआ है। इस प्लांट को दिखाते हैं आपको और इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि हम हमारे सिस्टम में एक ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जिससे कि हम कोई भी रॉ मटेरियल को यूज कर सके, कोई भी रॉ मटेरियल हम पैलेट बना सके। तो एक ऐसा प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस प्लान में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये है जो आपको दिखा रहा हूं, ये है शेडर मशीन। ये शेडर मशीन अगर देखेंगे दोस्तों, यहां शेडर मशीन में आप देखिए 2 अपोजिट आर्म है। और इस अपोजिट आर्म से क्या होगा, अगर आपके पास पराली है तो पराली बेसिकली 5 तरह की होगी। धान की पराली, सोयाबीन की, मस्टर्ड की, कपास की या गन्ना पत्ते की। आज की डेट में किसान पराली को खेत में फ्री नहीं रखता है, ऐसे नहीं खेत में जाकर पटक दिया, उसकी बेल बनती है। और अगर आप ऐसी किसी बेल को यहां पर डालेंगे तो ये बेल से इसका चिप्स बन जाएगा, लगभग 30 से 50 एम का चिप्स बन जाएगा। 30 to 50 एम का चिप्स बना देगी ये मशीन, जिसको बोलते हैं हम शेडर मशीन। और ये शेडर मशीन काफी हैवी ड्यूटी मशीन होती है और लगभग आपने कई सारे वीडियो देखोगे कि साइकिल को भी डाल दिया तो साइकिल को भी चूरा कर देगी। इस तरह से पराली की अगर बेल है तो पराली की बेल से ये इसको पाउडर में कन्वर्ट कर देगी, 30 से 50 एम यानी 1 से 2 इंच के टुकड़े में कन्वर्ट कर देगी। अब जब मैंने बोला कि प्लांट वर्सेटाइल है तो मैंने इसी प्लांट के अंदर एक चिपर मशीन लगाया हुआ है। इस चिपर मशीन से मैं लकड़ी या फिर बैम्बू है उसका चिप्स बनाऊंगा। यानी कि लकड़ी अगर आपके पास में है तो उससे चिप्स बना सकते हैं, उससे ओपन मार्केट में पैलेट को दे सकते हैं। और अगर आपके पास बैम्बू है उसका भी चिप्स बन सकता है। तो चिपर मशीन हो गया। इस चिपर मशीन से भी हम जो चिप्स बनाएंगे वो 15 से 20 एम, 30 से 50 एम के रहेंगे। अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग जाली के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेटरी सेक्शन, मतलब वो सेक्शन जहां से कि हम रॉ मटेरियल तैयार कर सकते हैं। यानी कि हमने ऐसा रॉ मटेरियल तैयार कर लिया कि जो अब आगे जाने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों हम लाते हैं इस पूरे जो चिप्स है उसको लेकर आते हैं हमारे हैमर मिल में। ये आप जो देख रहे हैं ये हैमर मिल मशीन है। हैमर मिल मशीन दोस्तों क्या करती है, बेसिकली ये आपका जो पीछे का चिप्स आया था पीछे का, उस चिप्स को और कन्वर्ट कर देती है लगभग
6 से 8 mm का पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि पैलेट बनाने के लिए जो आपको पाउडर साइज चाहिए वो 6 to 8 mm चाहिए। यानी कि आपको जो पीछे से चिप्स आ रहे हैं, चाहे वो पराली के चिप्स आ रहे हैं या फिर लकड़ी के चिप्स आ रहे हैं, इन सबको 6 to 8 mm में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। उसके लिए आप जो देख रहे हैं मशीन, उसको बोलते हैं हैमर मिल। ये आप हैमर मिल देख रहे हैं, इसका ये साइक्लोन सिस्टम है और इसके साथ में ये डस्ट कलेक्टर सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी हैमर मिल विदाउट डस्ट कलेक्टर काम नहीं करती है। या तो ओपन टाइप का रहेगा, क्लोज टाइप का रहेगा, या फिर पल्स जेट टाइप का रहेगा, लेकिन डस्ट कलेक्टर के साथ में रहेगा। नॉर्मली हमारी कंपनी पल्स जेट टाइप का डस्ट कलेक्टर देती है जो कि डस्ट फ्री होता है, तो ये डस्ट कलेक्टर के साथ लग जाएगा। इस हैमर मिल से हम लोग को 6 से 8 mm का पाउडर बना लेंगे। तो हमने दोस्तों पहले हमने चिप्स बनाए, उसका पाउडर बना लिया, लेकिन एक कंपोनेंट मिसिंग रह गया। क्या होगा अगर हमारी मॉइस्चर कंटेंट रॉ मेटेरियल के अंदर 25 से 30% के आसपास आ रही है? उस केस में हम हैमर मिल चला नहीं पाएंगे, क्योंकि हैमर मिल के अंदर जाली जो चोक हो जाएगी। उस केस में हमको उसको ड्राई करना पड़ेगा। और आपको जो दिखा रहा हूं, ये ड्रायर मशीन दिखा रहा हूं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये जो ड्रायर है जो आपको दिख रहा है ट्यूब नुमा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्रायर। और ये जो ड्रायर देख रहे हैं, ये एक जो ड्रम टाइप का है, इसको हम बोलते हैं रोटरी ड्रायर बोलते हैं। दोनों ड्रायर किस किस तरह से यूज हो सकते हैं? अगर हम बात करें, ये जो ड्रायर दिख रहा है आपको, फ्लैश ड्रायर जो दिख रहा है, इस फ्लैश ड्रायर में बात करें तो दोस्तों कोई भी लाइट वेट पाउडर जो कि हवा के साथ उड़ सकता है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर। जैसे लकड़ी का बुरादा हो गया, बैम्बू पाउडर हो गया, धान की पराली हो गई, या हम नेपियर बोले, ये सारे रॉ मटेरियल हवा के साथ उड़ सकते हैं। यहां पर एक देख रहे हैं, ये काली रंग की जो दिख रही है आपको भट्टी है, काले रंग की जो दिख रही है भट्टी है, इस भट्टी के अंदर हम लकड़ी जलाएंगे या पैलेट जलाएंगे, इससे हीट पैदा करेंगे। और ये हीट जो है दोस्तों बेसिकली इस ट्यूब के साथ में ट्रेवल करके यहां तक आएगी। इस पूरे ट्रेवल का जो टाइम है वो 30 मीटर की ट्रेवलिंग है, और इसमें लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं। जिस दौरान जब हमारा मटेरियल जो इस पूरे हवा के साथ में, हॉट एयर के साथ में, लगभग 150 डिग्री की हॉट एयर के साथ में ट्रेवल करके यहां तक आता है, तो जो बायोमास हमारा 30% मॉइस्चर का या 35% मॉइस्चर का है, वो 15% या 10% पे आ सकता है। ये आप अपनी स्पीड इसके तय कर सकते हैं मॉइस्चर मीटर लगा करके। तो ये हो गया फ्लैश ड्रायर। लेकिन जैसे मैंने बताया, फ्लैश ड्रायर उन प्रोडक्ट में काम आएगा जो कि लाइट वेट है, हवा से हल्के हैं और हवा के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा, बैम्बू का बुरादा, नेपियर हो गया, या हमारा बैम्बू चिप्स हो गया, बैम्बू का पाउडर हो गया, ये सब, और पराली हो गया, ये सब इसके साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। पराली मतलब धान की पराली। और ये जो ड्रम देख रहे हैं बेसिकली, इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ काली भट्टी है, असल में हीट प्रोडक्शन का काम यहीं पे हो रहा है, और ड्राइंग यहाँ पर भी हॉट एयर से हो रही है। लेकिन जो ट्रेवलिंग है हमारे मटेरियल की, वो रही रोटरी ड्रम में, यानी मटेरियल हमारा हवा के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो ड्रम के अंदर घूम रहा है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी वही है, मूवमेंट का तरीका हमारा रोटरी ड्रम हो गया। हवा यहाँ से हॉट एयर पैदा होती है जो भट्टी से, लकड़ी से या फिर पैलेट से हो सकती है, और वो हॉट एयर जब इसके कांटेक्ट में होकर आती है, तो इस 2 टन के प्लांट में 40 फीट के ड्रम में और 5 टन के प्लांट में 80 फीट के ड्रम में जब वो हवा को इसके कांटेक्ट में चलती है, तो लास्ट तक आते आते हमारा जो बायोमास है वो 30 से 15-10% मॉइस्चर तक आ जाता है। फर्क ये है दोस्तों, ये ड्रायर है वर्सेटाइल, यानी ये ड्रायर चिप्स भी कर सकता है, जैसे लकड़ी की चिप्स भी कर सकता है, हैवी मस्टर्ड, हैवी कपास, हैवी सोयाबीन को कर सकता है। ये ड्रायर हमारा लाइट वेट पाउडर को भी कर सकता है, यानी ये है वर्सेटाइल ड्रायर। इसके अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जबकि फ्लैश ड्रायर जो है उसके अंदर बाउंडेशन है कि हैवी प्रोडक्ट इसके अंदर ड्राई नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया अभी तक, हमने चिप्स बना लिए, उसके बाद हमने हैमर कर लिया, उसके बाद हमने ड्राई कर लिया। और ये ड्राई पाउडर है जिसके अंदर की मॉइस्चर कंटेंट 15% के आसपास है, जिसकी साइज 6 से 8 mm है, वो फिर आता है हमारा पैलेट मशीन के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं पैलेट मशीन है, और ये हम जो पैलेट मशीन आपको दिखा रहे हैं मॉडल है, ये योलोंग की पैलेट मशीन है। योलोंग जो कि विश्व की सबसे विख्यात कंपनी, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश इनका प्लांट चाइना में है, लेकिन विश्व की सबसे विख्यात कंपनी। और इस मशीन से हम रिंग डाई और रोलर के सेट से 6, 8 और 10 mm का पैलेट बना सकते हैं। आप एक ही मशीन से कई सारे रॉ मटेरियल यूटिलाइज कर सकते हैं, सिर्फ आपको डाई का कंप्रेशन रेशियो चेंज करना है, डाई चेंज करनी है। यानी ये मशीन से आप राइस का, पराली का, लकड़ी का, बैम्बू का, नेपियर का, हर रॉ मटेरियल का पैलेट बना सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ना, ये प्लांट वर्सेटाइल है। और इस पूरे पैलेट को बना करके आप उसको लेके आएंगे ग्रेटर मशीन पे। इस ग्रेटर मशीन से आपको पैलेट सिस्टम के दौरान जो पाउडर होता है वो निकल जाता है। उसके बाद हम लाते हैं कूलर मशीन पे, यहाँ पर एक कूलर ठंडा होता है, उसका हम पैकिंग करते हैं। तो दोस्तों 5 से 7 स्टेप होती है, शेडर, चिपर, हैमर, ड्रायर, पैलेटाइजेशन, ग्रेडिंग एंड देन कूलिंग और पैकिंग। इन 7 स्टेप से हम किसी भी रॉ मटेरियल का पैलेट बना सकते हैं। हम ऐसा पैलेट बना सकते हैं जो कि कोयले का रिप्लेसमेंट है, कोयला नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोयले का रिप्लेसमेंट है, कोयला नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोयला या कोयले से बेहतर प्रोडक्ट की आवश्यकता हो, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एक वर्ड आ गया दोस्तों, कार्बनाइजेशन या टॉरिफिकेशन। और उस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है? उस प्रोसेस के लिए आपको अपना बायोमास जो है, यानी कि लकड़ी का बुरादा,
लकड़ी के चिप्स या हमारी पराली हो गई, इन सबको आपको टॉरिफाई करना पड़ेगा। और टॉरिफाई का प्रोसेस जो होता है उसको मैं सिंपली समझाऊंगा आपको। तो बचपन में आपने देखा होगा कि हम जब कढ़ाई के अंदर लकड़ी के गुट्टे या लकड़ी के चिप्स रख देते थे, नीचे आग लगा देते थे, तो लकड़ी के चिप्स धीरे धीरे काले पड़ने लग जाते थे, उनसे एक गैस निकलनी चालू हो जाती थी, साथ साथ उसके साथ लिक्विड निकलता था। वो लिक्विड होता था टार, जो गैस निकलती उसको बोलते थे प्रोड्यूसर गैस या सिन गैस। और जो लकड़ी के गुट्टे काले हो जाते थे लास्ट में जल करके, उनको बोलते थे हम कार्बनाइज्ड वुड। तो वही प्रोसेस यहाँ पर है, वह वहां पर कढ़ाई में होता था या चैम्बर के अंदर हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो ये रोटी ड्रायर जैसा ही है, लेकिन ये पूरा चैम्बर 4 भाग में डिवाइडेड है। उससे हैवी चैम्बर है क्योंकि इसके अंदर गैस बनेंगी, इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा आएगा। जहां पर रोटी ड्रायर के अंदर टेम्परेचर 150 डिग्री के आसपास आता है, यहाँ पर टेम्परेचर आएगा 350-400 डिग्री। इसका पहला पार्ट जो है प्री हीटिंग सिस्टम है, दूसरा हीटिंग सिस्टम है, थर्ड पायरोलिसिस जोन है, और फोर्थ हो गया हमारा ठंडा करने का सिस्टम, कूलिंग सिस्टम है। और आप यकीन मानिए कि अगर आपके पास बायोमास है जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 15% है, जिसके अंदर एश कंटेंट 15% है और जीसीबी 3200 है, उस बायोमास को जब आप यहां डालेंगे, 1 टन बायोमास डालेंगे, तो इससे आपको 500 किलो वो प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी जीसीबी 4500 होगी, एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट 3% होगी। यानी कि वॉल्यूम तो कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, 1 टन से हाफ टन ही रह गया, लेकिन जीसीबी बढ़ रही है, एश कंटेंट कम आ रही है, मॉइस्चर कंटेंट कम आ रही है। यानी कि दोस्तों ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। यकीन मानिए आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे इस बारे में। आज मैंने पहले आपको नॉन टॉरिफाइड प्लांट दिखाया, बाद में टॉरिफाइड प्लांट दिखाया। 6 महीने बाद हो सकता है कि पहले मैं इस प्लांट को दिखाऊं, बाद में बाकी प्लांट दिखाऊं। और इस प्लांट को दोस्तों प्रोविक कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी जो कि आपको एक कंपोजिट प्लांट दे रही है। यानी कि अगर आपको प्लांट लगाना है तो आपको जगह छोड़ के चलनी है, तो 6 महीने या 1 साल बाद आप हमसे मांगेंगे, आपको जगह छोड़ के चलनी है, हम आपको लेआउट ऐसा बना के देंगे जिसमें टॉरिफिकेशन प्लांट को हम कभी भी बैठा सकते हैं। इसीलिए आप तैयारी करके चलिए, लेकिन फिलहाल आप नॉन टॉरिफाइड प्लांट से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में इसको टॉरिफिकेशन ला सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा पूरा प्लांट सिस्टम हो गया। अब हम समझते हैं कि प्लांट के क्या क्या मॉडल हमारे पास में है। तो दोस्तों आप सबके लिए प्लांट के जो मॉडल है वो 5 तरह के मॉडल हमारे पास में है। पहला मॉडल है 500 किलो प्रति घंटा यानी 500 kg पर आवर, दूसरा मॉडल है 1 टन पर आवर, और तीसरा मॉडल है 2 टन पर आवर, चौथा मॉडल है 5 टन पर आवर, पांचवा मॉडल है 10 टन पर आवर। अगर हम 20 घंटे की वर्किंग की बात करें तो 500 kg पर आवर मतलब हो गया 10 टन पर डे, 1 टन पर आवर मतलब हो गया 20 टन पर डे, 2 टन पर आवर हो गया मतलब 40 टन पर डे, 5 टन पर आवर हो गया 100 टन पर डे, और 10 टन पर आवर हो गया 250 टन पर डे। इन पांचों को हम समझ लेते हैं। 500 किलो प्रति घंटा यानी कि 10 टन पर डे प्लांट के लिए जगह की आवश्यकता होगी 4 से 5,000 स्क्वायर फीट की, बजट की आवश्यकता होगी 60 लाख रुपए की, और पावर की आवश्यकता होगी 120 से 150 केवीए। सबसे छोटा प्लांट है। 1 टन पर आवर यानी 20 टन पर डे, इस प्लांट के लिए जगह की आवश्यकता होगी 7 से 10,000 स्क्वायर फीट की, बजट की आवश्यकता होगी 90 लाख से 1 करोड़ की, और पावर की आवश्यकता होगी 180 से 200 केवीए की। तीसरा प्लांट 2 टन पर आवर यानी 40 टन पर डे प्लांट, इस प्लांट के लिए जगह की आवश्यकता 10 से 15,020 स्क्वायर फीट की, बजट की आवश्यकता होगी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की, और पावर की आवश्यकता होगी 350 केवीए। और आपको बता दूं ये सबसे डिमांडिंग प्लांट है। ये मार्केट के लिए कह लीजिए, एनटीपीसी के लिए कह लीजिए, सबसे डिमांडिंग प्लांट है क्योंकि सबसे इकोनॉमिक प्लांट है, इसीलिए इस प्लांट की सबसे रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये 2 टन पर आवर का प्लांट यानी 40 टन पर डे का प्लांट। चौथा प्लांट हो गया 5 टन पर आवर का यानी 100 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह की आवश्यकता 35,000 स्क्वायर फीट की यानी कि लगभग 1 एकड़ के बराबर की, पावर की आवश्यकता 900 से 1000 केवीए, और बजट लगभग 2.5 से 3 करोड़ का लगेगा। 5 टन पर आवर यानी 100 टन पर डे का प्लांट। और पांचवा प्लांट 10 टन पर आवर यानी 250 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगेगी लगभग 45,000 से 50,000 स्क्वायर फीट। इसके लिए बजट लगेगा लगभग 5.5 से 6 करोड़ का, और इसके लिए पावर लगेगी लगभग 1500 केवी के आसपास लगेगी। यानी ये पांचों प्लांट होंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने कॉस्टिंग बताई है, प्लांट की कॉस्टिंग बताई, मतलब एग्जांपल के रूप में देखिए 2 टन का प्लांट की कॉस्टिंग मैंने बताई आपको 1.5 करोड़ रुपए। उसके लिए जगह बताई 10 से 15,000 स्क्वायर फीट की। 10 से 15,000 स्क्वायर फीट की अगर जगह को हम शेड करते हैं, फर्श करते हैं, वहां पर दीवारें खींचते हैं, उसके लिए 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 75 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और ट्रांसफार्मर जो है 350 केवी है, उसके लिए 25 लाख का खर्चा आएगा। यानी कि 75 प्लस 25 1 करोड़ का खर्चा वो हो गया, 1.5 करोड़ की मशीन हो गई, यानी 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे अगर आपको 2 टन का प्लांट लगाना है। इसी तरह से 5 टन का प्लांट लगाने के लिए 2.5 करोड़ की मशीन हो गई, 2.5 करोड़ का आपको शेयर मिलेगा, 5 करोड़ रुपए लगेगा। ये सिंपल मान लीजिए कि आपको इतना खर्चा लगेगा। दोस्तों एक विशेष बात मैं बताता हूं कि अगर आप बायोमास को प्रोक्योर कर रहे हैं और बायोमास मान लीजिए आपको 1.5 रुपए के आसपास आ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट 20 रुपए की 20% है उसके अंदर, तो उस बायोमास को पैलेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 रुपए खर्चा आएगा। और 3 रुपए की हम जब बात करें तो 3 रुपए के अंदर 1 से 1.25 रुपए हमारा लाइट का खर्चा आता है, 50 पैसा हमारा मेंटेनेंस का खर्चा, लेबर का खर्चा आता है, 30 पैसा हमारा मेंटेनेंस का खर्चा आता है, और 20 पैसा हमारा लोडिंग अनलोडिंग, 20 पैसा हमारा पैकिंग, 30 पैसा हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट आती है,
और 20 पैसा मिसलेनियस, इस तरह से 3 रुपए पर किलो का खर्चा आता ही आता। यानी आप प्लांट कोई सा भी लीजिए, 2.5 से 3 रुपए खर्चा आएगा। छोटा प्लांट है 500 रुपए का तो 3.5 का खर्चा आएगा। 1 टन का प्लांट है तो 3 रुपए का खर्चा आएगा। 2 टन का प्लांट है तो 2.25 का खर्चा आएगा। 5 टन का प्लांट 2.5 रुपए खर्चा आएगा, लेकिन पर किलो खर्चा आएगा। यानी अगर आपका बायोमास 1.5 से 2 रुपए का आ रहा है तो 3 रुपए जोड़ लीजिए, 5 रुपए आपका पैलेट मिलेगा अगर बायोमास की मॉइस्चर 20% से कम है। लेकिन अगर बायोमास की मॉइस्चर 20% से ज्यादा है, 25% 30% है, तो आपको 1 से सवा रुपए उसको सुखाने में लगेंगे, ड्रायर करने में लगेंगे। उस केस में आपका जो मटेरियल 5 रुपए का बन रहा था 3 + 2 का, वो आपको बनेगा 6 सवा 6 रुपए में। और एनटीपीसी की रेट फिक्स है। एनटीपीसी 3200 जीसीबी का आपको 7 रुपए 40 पैसा देगा और 3400 जीसीबी का आपको 7 रुपए 60 पैसे देगा। इस तरह से आपका मार्जिन जो बैठता है वो 75 पैसे से सवा रुपए 1.5 रुपए का आपका बैठता है। इस फिक्स मार्जिन में आपको काम करना है। एनटीपी के साथ में आपको जीसीबी के साथ में पेमेंट होगा। एनटीपीसी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से देगा, एनटीपीसी आपको जीएसटी अलग से देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एनटीपीसी से काम करना है तो इसके लिए आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी। मॉइस्चर जितना कम होगा उतना हमारा विजय है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। अगर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो हमको ट्राई करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं प्लांट ऐसा लगाइए जिससे कि वर्सटाइल हो, जिससे हम कभी ना रुके, कभी ना चले, हम चलते रहे हमेशा। दोस्तों ये पूरा सिस्टम हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हर एक सिस्टम के अंदर जहां बहुत सारी अच्छाई होती है उसके साथ कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं। इसमें गवर्नमेंट की सहभागिता भी होती है। तो इस पूरे प्लान के अंदर दोस्तों मैंने बताया ये सिस्टम है शहर से गांव की तरफ चलने का, क्योंकि बायोमास हमारे गांव में मिलेगा। और जिस तरह से सरकार ने कई सारे एग्रीकल्चर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनमें कई सारी छूट पहले देती आ रही है। सरकार ने राइस मिल के लिए, आटा मिल के लिए, पोहा मिल के, चूड़ा मिल के कई सारी छूट दी है पीएमजीपी के अंदर। उसी तरह से हम चाहते हैं सरकार अगर हमको सुन रही है तो सरकार इस पूरे सिस्टम को एग्रीकल्चर बिजनेस डिक्लेयर करे, ताकि इसके अंदर जो एनए कराने की आवश्यकता है, नॉन एग्रीकल्चर कराने की आवश्यकता है, लैंड कन्वर्जन कराने की आवश्यकता है, उसको कम कर पाए, उसको ना कराएं तो हमारा काम चल पाए। इससे बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, काफी सारे लोग आ पाएंगे। क्योंकि अभी कई सारे लोग जब देखते हैं कि हमको लैंड पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, एनए कराना पड़ेगा, सीएलयू कराना पड़ेगा, तो लोग कई सारे लोग उसमें आने से झिझकते हैं। इसलिए सरकार चाहे तो इसको कम कर सकती है। दूसरा, सरकार चाहे तो पॉल्यूशन को थोड़ा आसान कर सकती है। वैसे भी हम देखते हैं शहरी क्षेत्र के अंदर लोग अपना जो मलबा है वो नदियों में डाल रहे हैं। यहाँ पर हम गांव में अगर यूनिट लगा देते हैं, हर 4 गांव के बीच में एक यूनिट लग जाती है दोस्तों, तो हम कई सारे 5 से 10 हजार प्लांट क्रिएट कर पाएंगे। और इस तरह से हम कोयले की निर्भरता कम कर पाएंगे, कोयले को कांच में रख पाएंगे। उस केस में अगर सरकार हमको पॉल्यूशन नॉर्म से थोड़ी ढील देती है 2 साल के लिए, उसके बाद भले ही हम पॉल्यूशन इक्विपमेंट लगा लें तो इससे भी काफी बिजनेस बढ़ सकता है। तीसरा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी एआईएफ के अंदर सरकार चाहे तो जो लोन की जो किस्त है, लोन की जो ईएमआई है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 की जगह 5% दे देगी, तो लोन पैटर्न आसानी से हो सकता है। चौथा, सरकार हम मैन्युफैक्चरर्स को अगर थोड़ा सा फैसिलिटेट करे और हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है, यानी जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 5% 12% जीएसटी पे जा रहे हैं, उस तरह से अगर ये मशीन भी 5 या 12% जीएसटी पे जाएंगी तो आप जैसे खरीदार जो है वो जीएसटी में काफी पैसा नहीं लगेगा आपका। तो 4-5 पॉइंट है जिस पर सरकार चाहे तो काम कर सकती है और इस सिस्टम को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको सिस्टम में आना है तो जैसे मैंने बताया 3 अंग है, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन और सेल्स। प्रोक्यूरमेंट करने के लिए आपको फार्मर से झगड़ना पड़ेगा, और अगर आपको फार्मर के साथ काम करना है तो आपको एक फार्मर से नहीं, फार्मर के समूह से काम करना पड़ेगा। यानी कि एफपीसी से, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनानी पड़ेगी, ताकि आप 5 साल तक का एग्रीमेंट करके उससे एक फिक्स रेट पे माल दे पा रहे हैं। सरकार चाहे तो इसमें एमएसपी भी डिक्लेयर कर सकती है रॉ मटेरियल का, क्योंकि फसलों में हमारे पास मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होती है, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मिनिमम सेलिंग प्राइस डिक्लेयर कर दे, एमएसपी डिक्लेयर कर दे रॉ मटेरियल का, यानी कि वेस्टेज का, तो इससे भी हमारी लगाम लग सकती है और ये इंडस्ट्री काफी लंबा चल सकती है। दोस्तों सरकार चाहे तो इन सब पे काम कर सकती है। दूसरा, अगर आपने प्लांट लगा लिया है और आपके पास कोई प्लांट लग गया है तो उसको गिराने का, उसको परेशान करने का या खुद परेशान होने का मत कीजिए। ये वो सिस्टम है जिसके अंदर 5000 प्लांट भी लग जाएंगे, कभी साथ में चलेंगे। इसके लिए आप सब चलते रहिए। ये सिस्टम अकेला चलो नहीं, सबके साथ में चलने का है। और मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। कहने का बहुत कुछ है, 3 घंटे 4 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन के अंदर कोई प्रश्न है तो 7073642737 7073 64 27 37 इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। मॉर्निंग 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक। और हमारी कोटा, पुणे, गुवाहाटी किसी भी फैक्ट्री पर आप विजिट कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट विद जी। स्टे कनेक्टेड।